साल 1972 चल रहा था, यानी कि आज़ादी के 25 साल बाद का समय। देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के छात्र और युवा आंदोलन के लिए सड़कों पर उतर रहे थे। इसी दौरान मुंबई के युवा, खासकर दलित समुदाय के युवा, दुनिया भर में हो रहे इन संघर्षों एवं आंदोलनों के बारे में पढ़ रहे थे। दुनिया भर में हो रहे इन संघर्षों से भारत अछूता नहीं रह सकता था। अंग्रेजों के जाने के 25 साल बाद भी यहाँ के दलित और आदिवासी सवर्णों के अत्याचार से दबे हुए थे। इसी अत्याचार, अन्याय और दमन के बीच उदय हुआ था दलित पैंथर का। दलित पैंथर के 50 साल पूरे हो चुके हैं। आज के एपिसोड में चर्चा करेंगे भारत के पहले दलित युवा आंदोलन यानी दलित पैंथर के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है रवि सुमन और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। न्यूज क्लिक में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के ढकली अकोला गांव में ऊंची जाति के लोगों ने दो दलित भाइयों की आंखें निकाल ली थी। परभणी के ब्राह्मण गांव में लगभग उसी समय एक दलित महिला को निर्वस्त्र कर दिया गया था। पुणे के बावड़ा गांव में दलितों का सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा था। दमन के ये सभी मामले मुंबई और पुणे के युवा और नव साक्षर दलित युवकों में गुस्सा पैदा कर रहे थे। वो 3 लोग थे जिन्होंने इन युवाओं का नेतृत्व किया। इन युवकों में सबसे प्रसिद्ध और माने हुए नेता थे नामदेव ढसाल। नामदेव दलित थे और मुंबई की सड़कों पर टैक्सी चलाते थे और एक विद्रोही मराठी कवि भी थे। उनकी कविता गोलपीठ भारत भर में प्रसिद्ध हुई थी। दूसरे नेता थे राजा ढाले, जो एक लेखक थे, बुद्धिजीवी थे और अपनी मुखरता के लिए जाने जाते थे। 1972 में मराठी साप्ताहिक साधना में उनकी लिखी हुई एक लेख प्रकाशित हुई। इस लेख में उन्होंने आज़ादी के 25 साल बाद भी दलितों की बदतर जिंदगी और उनके दमन की ओर इशारा करते हुए सवाल उठाया। उन्होंने लिखा कि उनके लिए या उनके जैसे लाखों लोगों के लिए इस आज़ादी का क्या मतलब है, इस तिरंगे के साथ आखिर करना क्या है। इस लेख के छपने के बाद काफ़ी हंगामा हुआ और महाराष्ट्र में एक नई बहस की शुरुआत हुई। इससे थोड़ा पहले चलते हैं। 1956 में जब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपना धर्म बदलकर बौद्ध धर्म अपनाया था, तब ये एक नई शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद जो दलित युवा थे वो पढ़े लिखे दलितों की पहली पीढ़ी में से एक थे और इस पीढ़ी का नेतृत्व किया नामदेव ढसाल, राजा ढाले और जे.बी. पवार ने। दलित और आदिवासियों के साथ सामाजिक अन्याय के साथ साथ सरकारी नौकरियों में भी धांधली हो रही थी। एक तरफ जहां सरकारी नौकरियों में दलित एवं आदिवासियों के लिए ऐसे ही सीटें कम थी, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें आसानी से और अमूमन अधिकतर दलित एवं आदिवासी को रिजेक्ट कर दिया जाता था। मुंबई और पुणे जैसे शहर में युवा इस तरह के भेदभाव से काफ़ी परेशान थे। इसी शक्तिशाली व्यवस्था से टक्कर लेने के लिए गठन हुआ दलित पैंथर का। अब सवाल है कि आखिर इस दलित पैंथर का हुआ क्या। 1977 के आसपास दलित पैंथर में मतभेद के मामले दिखने लगे। वर्तमान में भारत के सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने भारतीय दलित पैंथर शुरू किया, जिससे दलित आंदोलन कई राजनीतिक दलों, संगठनों और समूहों में विभाजित हो गया। ढाले और उनके समर्थकों का मानना था और कथित तौर पर नामदेव ढसाल पर कम्युनिस्ट समर्थक होने का आरोप लगाया गया था। 1996 तक नामदेव ढसाल ने शिवसेना से हाथ मिला लिया और लगभग 15 साल बाद 2011 में रामदास आठवले ने मुंबई में नगर पालिका चुनाव के लिए शिवसेना और भाजपा के साथ एक सौदा किया था। अब रामदास राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस और भाजपा के साथ हैं, जिसके खिलाफ वो 1970 के दशक तक पूरे जोश के साथ बोलते थे। लेकिन इन सब के बावजूद भी दलित पैंथर का महत्व कम नहीं हो सकता। आज भी देश भर में जितने भी दलित संगठन हैं, उनके लिए दलित पैंथर प्रेरणा बना हुआ है। मुख्य रूप से दलित पैंथर भेदभाव, अन्याय, अत्याचार और फांसीवाद के खिलाफ था और आज भी देश भर में अमूमन वैसा ही माहौल बना हुआ है। दलित पैंथर मुख्य रूप से एक राजनीतिक आंदोलन था, लेकिन इसके नेताओं का सांस्कृतिक पक्ष भी था। कविताओं और उपन्यासों के माध्यम से और बाद में नाटकों, नुक्कड़ नाटकों और अन्य कला के माध्यम से दलित पैंथर ने तथाकथित मुख्य धारा की राजनीति को चुनौती दी और एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। इस आंदोलन ने दलितों और कार्यकर्ताओं को आवाज उठाने की जगह दी। बहरहाल इसी वर्ष दलित पैंथर के 50 साल पूरे हो चुके हैं और आज भी देश भर में भेदभाव, अन्याय, अत्याचार और फांसीवाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए द एक्टिविस्ट।